एवरीवन, चलिए हम लोग आज 11 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वेतन संहिता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन हेतु मसौदा नियमों को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वाइज बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला ये चीज़ कि ये जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और ये अधिनियम जो है कौन सी अधिनियम के तहत किया गया है, तो वेतन संहिता अधिनियम 2019। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स का, जिसमें अब कई बार बातचीत होती रहती है कि हाँ गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आती रहती है कि काम करने के घंटे को कितना किया जाए, इस पे बात हमेशा होती रहती है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख बिंदु इसके क्या हैं। तो मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता के लिए 9 घंटों की बजाय 8 घंटे करना आवश्यक कर दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी कितने घंटे की करने की बात की गई है, तो कितने घंटे, 8 घंटे की करने की गई है। और ये वेतन संहिता अधिनियम 2019 कार्य क्या करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वेतन संहिता अधिनियम 2019 पूरे देश में एक समान वेतन और उनका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान करता है। चलिए इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कामगार के लिए जीवन निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसके तहत वर्तमान में 40% कार्यबल को प्राप्त न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण 100% कार्यबल तक विस्तृत किया जाएगा। चलिए इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। और भी इस अधिनियम के मुताबिक हर 5 साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा है कि यह कितने सालों पे, हर 5 साल या उससे कम वक्त में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो त्रिपक्षीय समिति होगी उसमें किसके द्वारा हो सकता है, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी की क्या की जाएगी, समीक्षा और पुनर्निर्धारण। ठीक है, हर 5 साल या उससे कम वक्त में। तो चलिए इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मजदूरी में क्या क्या शामिल होगा, तो इसको देख लीजिए। मजदूरी में वेतन, भत्ता तथा अन्य घटकों को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मानक मजदूरी से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। एक आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र या राज्य सरकार, या तो केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है या राज्य सरकार जो भी करती है, उनकी जो मजदूरी होनी चाहिए, उनके द्वारा जो तय की गई मजदूरी होनी चाहिए वह मानक मजदूरी से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद जो पॉइंट है, न्यूनतम मजदूरी की राशि मुख्य तौर पर क्षेत्र के आधार पर काम के घंटे अथवा उत्पादन मात्रा देखते हुए तय की जाएगी। किस आधार पर तय की जाएगी, काम के घंटे, यानी कि उन्होंने कितना वर्क किया है, कितने घंटे काम किए हैं, और प्रोडक्शन जो किया है वो कितना हुआ है। तो जनरली जब हम देखते हैं डेली लाइफ में, तो हमारे प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी और हमारे काम जितना हमने किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मजदूरी फिक्स होती है। तो इसके बाद जो हमारा जो पॉइंट है वो है हागिया सोफिया। अब ये देखना है कि हागिया सोफिया है क्या। तो देखिए, हाल ही में तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल की प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय, एक्चुअल में हम लोग देखें कि यह है क्या, तो हागिया सोफिया क्या है, हमारा संग्रहालय। ठीक है, और किस चीज़ में बदलने की बात की जा रही है, इसको मस्जिद में बदलने की बात की जा रही है, फैसला भी सुना दिया गया है। इसके प्रमुख बिंदु पे हम लोग आते हैं कि प्रमुख बिंदु हैं क्या। इस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण बाइजेंटाइन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में हुआ था। कब हुआ था, तो किसके समय हुआ था, बाइजेंटाइन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में हुआ था। 1453 में जब इस शहर का
शहर पर इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ तो इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उस समय किस में तब्दील कर दिया गया? तो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। यानी आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, ये चर्च था और बाद में क्या इसको कर दिया गया, मस्जिद में बदला दिया गया। इसका मतलब इस दोनों ही धर्म की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यह इस्तांबुल में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक पूजा स्थल है जहाँ पे ईसाइयों और मुसलमानों समान रूप से क्या होता है, पूजनीय है। दोनों के द्वारा ही यहाँ पे क्या होती है, पूजा होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, यह यूनेस्को में सूचीबद्ध एक विश्व धरोहर स्थल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके। 1935 में क्या हुआ था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक धर्मनिरपेक्ष तुर्की राज्य के आरंभिक दिनों में इसे क्या बना दिया गया, तो इसे संग्रहालय बना दिया गया। तो चलिए 3 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। स्टार्टिंग में यह क्या था, तो स्टार्टिंग में यह एक क्या था, चर्च था। बाद में क्या बना दिया गया था, इसको मस्जिद बना दिया गया था। अब क्या है कि इसको बाद में 1935 में क्या बना दिया गया था, संग्रहालय बना दिया गया था। अगेन फिर से यहाँ पे बात क्या चल रही है कि हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का फैसला सुनाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, अज्ञात निमोनिया। अब निमोनिया कजाकिस्तान में चीनी दूतावास के एक स्वास्थ्य एडवाइजरी चेतावनी के अनुसार कजाकिस्तान में कोविड-19 की तुलना में अधिक मृत्यु दर के साथ एक नया घातक अज्ञात निमोनिया बताया गया है। जो क्या बताया गया कि यह जो है वो कोविड-19 की तुलना में अधिक मृत्यु दर है, इसके थ्रू यह बताया गया है कजाकिस्तान में चीनी दूतावास के एक स्वास्थ्य एडवाइजरी के चेतावनी के अनुसार। जो कि आप जब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कजाकिस्तान के अधिकारियों ने इस तरह के दावों को क्या किया है, खारिज कर दिया है। ठीक है, इसे सामान्य निमोनिया करार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहले निमोनिया के बारे में हम लोग जानते ही होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। निमोनिया फेफड़े में सूजन वाली एक परिस्थिति है जो कि अल्वियोली कहे जाने वाले बेहद सूक्ष्म वायु कूपों को प्रभावित करती है। ठीक है, आम लक्षणों में हम जानते हैं खांसी और सीने का दर्द होता है, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। वैधानिक उपकरणों में एक्सरे और बलगम का कल्चर शामिल है। कुछ प्रकार के निमोनिया की रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब प्रमुख बिंदु इसका देखते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि विश्व में जो है जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उसको यदि रोका नहीं गया तो क्या हो जाएगी, एक समय बहुत अधिक प्रॉब्लम में विश्व पड़ सकती है और धीरे धीरे यह प्रॉब्लम हम लोग को दिखता जा रहा है। तो चलिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है, बढ़ती जनसंख्या को रोकना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या को रोकना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी हैं इसमें आयोजित करके लोगों को परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लिंग समानता, गरीबी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि चीन और भारत की आबादी जो है विश्व की आबादी में विश्व की एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि चीन की आबादी सबसे अधिक है, भारत की आबादी भी लगभग उसके आसपास ही है। तो इस तरह से चीन और भारत की आबादी जो है कुल आबादी का कितना % कवर करता है, तो वो है 35%, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है क्योंकि 35% आबादी मायने रखती है। अब आते हैं हम लोग, नाइजीरिया सबसे तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसके अलावा जो नाइजीरिया है ये क्या है कि तेज़ गति से सबसे तेज़ गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश है। अभी यह 7वें स्थान पर है, लेकिन 2050 तक यह दावा हो रहा है कि 2050 तक यह तीसरे स्थान तक पहुंच सकता है। ठीक है,
विश्व की एक बड़ी आबादी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि अब जब जनसंख्या बढ़ जाएंगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करना टफ हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उभर के आएंगी और धीरे धीरे यह प्रॉब्लम्स हमें दिखती जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक संकट और आरबीआई। तो देखिएगा, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। हम लोग जान रहे हैं कि अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके उनका नाम बताइएगा। आरबीआई ने गवर्नर ने क्या कहा है कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है? तो देखिए, उन्होंने कहा है कि महामारी शायद अब तक देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलापन का सबसे बड़ी परीक्षा ले रही है। आरबीआई ने इससे निपटने के लिए रेपो रेट में कुल 250 आधार अंकों की कटौती की है। रेपो रेट आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि इससे निपटने के लिए रेपो रेट में कुल कितने अंकों की कटौती की है? तो 250 अंकों की कटौती की है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में, अगर हाल में ही कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें यह क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई के अनुसार लॉकडाउन के प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के वापस सामान्य स्थिति में लौटने के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अर्थव्यवस्था के वापस सामान्य स्थिति में लौटने के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। चलिए इसमें आते हैं आगे पॉइंट में, देखते हैं इसमें। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आरबीआई के माध्यम से करीब 8 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। देखिए ये फैक्ट, ये जो अनुदान दिया गया है या कितने का पैकेज दिया गया है, इस तरह के प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कितना दिया गया है? तो 8 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई वित्तीय ग्रोथ एवं स्थिरता दोनों पे ध्यान दे रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई के पे बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे देश में। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग फिर नेक्स्ट डे के लिए लेके आएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है और मिलता रहे। थैंक यू।